नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल ज्ञानोदय डिजिटल क्लासेस में। जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज की इस क्लास में हमें क्या डिस्कस करना है, चलिए आइए देखते हैं। तो बच्चों, हम लोगों का क्या चल रहा था, केमिस्ट्री का जो महाबोधि बैच चल रहा है, ठीक है, जिसमें जो है कक्षा 10वें विज्ञान में केमिस्ट्री को टीच किया जा रहा है, ठीक है। तो उसी में हमारे लोगों का जो चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 1 रासायनिक अपक्रियाएं एवं समीकरण को हम लोग पढ़ रहे थे। और आज इस चैप्टर का जो क्लास है, क्लास नंबर 14 है या लेक्चर नंबर 14 है। तो इस चैप्टर्स के ऑलरेडी 13 क्लासेस या 13 लेक्चर्स इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए जा चुके हैं और उनकी एक प्लेलिस्ट बनाई गई है। तो भविष्य में बच्चा जब भी जुड़ता है इस YouTube चैनल के साथ, अपनी पढ़ाई को बेहतर बनाना चाहता है, तो उस प्लेलिस्ट को फॉलो करे, क्लास बाय क्लास देखे, उनको एक सीरीज में जो है अरेंज किया गया है। क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 इस तरीके से लेक्चर्स के नाम से उनको असेंबल किया गया है। तो सभी बच्चे अपनी सुविधा अनुसार, ठीक है, मॉर्निंग टाइम या शाम के टाइम जब स्कूल से आ जाते हैं तो अपनी सुविधा अनुसार वीडियोस को देख सकते हैं, क्लास को अटेंड कर सकते हैं और अपने खुद के जो है प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। चलिए अच्छा देखते हैं आज की क्लास में बच्चों में क्या पढ़ना है। आज की क्लास में हमारा वही रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार हमारे चल रहे थे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन चल रहे थे। उन रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में ही बच्चों आज की ये जो हमारी क्लास है, ये लास्ट क्लास है। मतलब इस चैप्टर की लास्ट क्लास नहीं है, लगभग अभी 2-3 क्लासें और आएंगी, लेकिन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की आज लास्ट क्लास है। जितनी भी हमें रासायनिक अपक्रियाओं के टाइप्स को पढ़ना था, उन सभी टाइप्स को हम पढ़ चुके हैं। कुछ टाइप्स रह गए हैं तो उनको आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। देखो, आज हम जानेंगे रेडॉक्स अपक्रियाएं क्या होती हैं, ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं और अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं। तो आज की क्लास में जानेंगे। चलिए अच्छा स्टार्ट करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन क्लास को। देखो बच्चों, रेडॉक्स अपक्रियाओं के बारे में हमने जो है कल की क्लास में डिस्कस किया था, जब हमने जो है उपचयन और अपचयन अपक्रियाओं के बारे में बताया था। तो जिन बच्चों ने पहले वो क्लास नहीं देखी है, वो क्लास जरूर देखें, उसके बाद ये देखें, क्योंकि तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, कठिनाई हो जाएगी थोड़ी। देखो, तो रेडॉक्स अपक्रियाएं बच्चों हम किसे कहते हैं? वे रासायनिक अपक्रियाएं जिसमें किसी एक तत्व का ऑक्सीकरण यानी कि किसी एक तत्व का उपचयन तथा किसी दूसरे तत्व का अपचयन होता है। तो ऐसी जो रासायनिक अपक्रियाएं होती हैं वो रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। सामान्य शब्दों में कहें कि जब किसी रासायनिक अपक्रिया में एक तत्व का ऑक्सीकरण और दूसरे तत्व का अपचयन तो ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं बच्चों? रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। इस बात को हमने कल की क्लास में भी थोड़ा डिस्कस किया था, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं, सरल शब्दों में समझते हैं रेडॉक्स अपक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें उपचयन यानी कि ऑक्सीडेशन और अपचयन यानी कि रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं, दोनों एक साथ होते हैं। मतलब एक रासायनिक अपक्रिया होगी, उसमें एक तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा होगा और दूसरे किसी तत्व का अपचयन हो रहा होगा। तो इस ऐसी रासायनिक अपक्रिया को हम क्या कहेंगे? रेडॉक्स अपक्रिया कहेंगे। अभी हम उदाहरण से समझाएंगे तो चीजें अच्छे से समझ में आएंगी। तो उसे हम रेडॉक्स अपक्रिया कहते हैं। अब बच्चों देखो, कल ही हमने बताया था जो रेडॉक्स शब्द है वो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन से मिलकर बना है। जरा आप यहाँ से रिडक्शन से उठा लीजिए रेड और ऑक्सीडेशन से उठा लीजिए ऑक्स और इन दोनों को जोड़िए, फिर देखिए क्या बनता है। रिडक्शन से रेड उठाया और ऑक्सीडेशन से ऑक्स उठाया OX, तो अब पढ़िए क्या हो गया, ये रिडॉक्स हो गया। तो इसी के कारण इनको क्या कहते हैं बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है। ये क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा एकदम। देखें, दुनिया की लगभग सभी व्यवहारिक अपक्रियाएं रेडॉक्स अपक्रियाएं ही होती हैं, क्योंकि अगर कोई ऑक्सीजन देगा तो दूसरा उसे लेगा ही, ठीक है भाई। अगर एक अपक्रिया हो रही होगी तो अगर एक अपक्रिया में एक तत्व या एक यौगिक अपना ऑक्सीजन दे रहा होगा तो दूसरा उसे लेने वाला होगा। ऑक्सीजन जो दे रहा होगा उसका उपचयन हो रहा होगा, जो ले रहा होगा उसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा, ठीक है। या हाइड्रोजन के आधार पर कहें कि हाइड्रोजन अगर कोई तत्व या यौगिक दे रहा होगा तो उसका ऑक्सीकरण हो रहा होगा और जो हाइड्रोजन ले रहा होगा उसका जो है अपचयन हो रहा होगा, ठीक है। तो ज्यादातर जो रासायनिक अपक्रिया होती हैं वो रेडॉक्स अपक्रिया ही होती हैं। चलें अच्छा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर हम आगे उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं, उदाहरण से चीजों को समझते हैं।
चलें, अच्छा देखो महत्वपूर्ण उदाहरण बच्चों, देखो इस उदाहरण को हमने कल की क्लास में भी डिस्कस किया था, आज फिर समझे। उदाहरण नंबर 1, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया। सभी बच्चे ध्यान से समझेंगे, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की क्रिया। ठीक है, जब कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो कॉपर से जो है ऑक्सीजन अलग हो जाती है और जल की उत्पत्ति होती है, जल बनता है। ठीक है, अब आप बच्चों इस अभिक्रिया में देखो, ये समझो यहाँ पर कि कॉपर से पहले जो है कॉपर यहाँ पे क्यूप्रिक ऑक्साइड के रूप में था, कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ी हुई थी। ठीक है, और जब अभिक्रिया हो गई तो अभिक्रिया के पश्चात कॉपर से ऑक्सीजन हट गई, कॉपर से ऑक्सीजन हट गई, तो यहाँ पर बच्चों क्या हो गया, कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया। कॉपर का बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, नहीं सॉरी ऑक्सीकरण क्यों हो गया, इसका हो गया अपचयन, इसका क्या हो गया बच्चों, रिडक्शन हो गया है। ठीक है, इसका बच्चों क्या हो गया, रिडक्शन। और यहाँ पर बच्चों देखो हाइड्रोजन के साथ पहले ऑक्सीजन नहीं लगी थी और अब इसके पास आके कौन जुड़ गया, ऑक्सीजन आके जुड़ गई, तो अब बच्चों इसका क्या हो गया, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, इसका बच्चों क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। समझ पा रहे हैं बात को? तो इस तरीके से जो है, अब देखो इसी अभिक्रिया में कॉपर का हो रहा है रिडक्शन और हाइड्रोजन का हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो एक ही अभिक्रिया में एक तत्व का ऑक्सीकरण हो रहा है और एक तत्व का अपचयन हो रहा है, तो इसीलिए जो हमारी अभिक्रिया है ये जो है रिडॉक्स अभिक्रिया का एक बेहतरीन उदाहरण है, एक बेहतरीन उदाहरण है। चलिए, इस अभिक्रिया को हमने पुरानी अवधारणा के आधार पर समझा, इस अभिक्रिया को हमने पुरानी अवधारणा के आधार पर बच्चों समझा है हमने। अब हम थोड़ा इसको नई अवधारणा के आधार पर समझते हैं। भाई पुरानी अवधारणा में ये कहा गया है कि जब किसी तत्व से ऑक्सीजन निकल जाए तो इसका हो जाएगा अपचयन, और जब किसी तत्व से ऑक्सीजन लग जाए, जुड़ जाए, तो उसका हो जाएगा ऑक्सीकरण। हाइड्रोजन के आधार पर कहेंगे तो जब किसी तत्व से हाइड्रोजन निकल जाए तो उसका हो जाएगा ऑक्सीकरण, और किसी से हाइड्रोजन जुड़ जाए तो उसका हो जाएगा अपचयन। तो ये पुरानी अवधारणाएं थी। नई अवधारणा के आधार पर इस प्रकार जो है हम ऑक्सीकरण और अपचयन को परिभाषित करते हैं कि जब किसी तत्व या परमाणु के ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाए तो ऑक्सीकरण और घट जाए तो अपचयन। चलिए इसी उदाहरण को अब हम दूसरे नजरिए से देखते हैं। क्या थी रिएक्शन, कॉपर ऑक्साइड की हाइड्रोजन के साथ बच्चों क्रिया हो रही थी, तो इसमें कॉपर अलग हुआ और यहाँ पे बना H2। यहाँ पर कॉपर की पहले ऑक्सीकरण अवस्था थी +2 और यहाँ पर इसकी हो गई बच्चों 0, यहाँ पे हाइड्रोजन की थी 0 और यहाँ पर इसकी बच्चों हो गई +2। तो देखो कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या का मान क्या हो गया, घट गया, कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या का मान घट गया, तो इसका बच्चों हो गया अपचयन, इसका बच्चों क्या हो गया, अपचयन। यहाँ पर हाइड्रोजन की देखो ऑक्सीकरण संख्या का मान 0 से +2 हो गया तो ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ गया, तो इसका बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया है। चले आप इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, और ये हमारी जो है रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हो रहा है। ठीक है, चलें अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस रिएक्शन में दोनों अवधारणाएं लग रही हैं। ठीक है, पुरानी अवधारणा भी और नई अवधारणा भी लग रही है। जिन बच्चों ने कल की क्लास देखी है उनके लिए ये कॉन्सेप्ट एकदम हलवा है। ठीक है, उन्हें सब समझ में आ रहा होगा, उन्हें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अगला रिएक्शन देखें, अगली रिएक्शन जिंक ऑक्साइड और कार्बन की क्रिया। जब जिंक ऑक्साइड की क्रिया कार्बन से कराई जाती है तो जिंक धातु और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। देखो बच्चों इस रिएक्शन को भी हमने कल बताया था। ठीक है, कि किसकी, जिंक ऑक्साइड। देखो जिंक ऑक्साइड है, इसको हम नीचे लिख रहे हैं ताकि हम यहाँ पे, अरे देखो इसको बच्चों हम थोड़ा यहाँ लिखते हैं। जिंक ऑक्साइड की कार्बन के साथ क्रिया होती है तो जिंक धातु से ऑक्सीजन हट जाती है और यहाँ पे बन जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में भी दोनों अवधारणाएं बच्चों लोगों लगेंगी। देखो जिंक से यहाँ पर बच्चों देखो ऑक्सीजन अलग हो रही है, अलग हो रही नहीं हो रही, भाई पहले जिंक ऑक्साइड था वो जिंक हो गया, ऑक्सीजन अलग हो गई, तो इसका बच्चों क्या हो गया, अपचयन, इसका क्या हो गया, अपचयन। पहले यहाँ पे जिंक +2 था और यहाँ पे इसकी ऑक्सीजन संख्या हो गई 0,
तो ऑक्सीजन संख्या का मान घट गया, इसलिए अपचयन। यहाँ पे कार्बन की आप देखें, कार्बन की पहले जो है ऑक्सीजन संख्या 0 थी और यहाँ पर इसकी प्लस की 2 हो गई, तो इसकी यहाँ पर ऑक्सीजन संख्या का मान बढ़ रहा है, तो इस कार्बन का यहाँ पर बच्चों क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन नहीं जुड़ा था, अब ऑक्सीजन आके जुड़ गया, तब भी इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। तो इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन, मतलब दोनों रिएक्शन में दोनों ही अवधारणाएं लग रही हैं। कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, जिंक का अपचयन हो रहा है, तो इसीलिए ये हमारी अक्रिया किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है, रेडॉक्स क्रिया। इसका उदाहरण है रेडॉक्स क्रिया का। ठीक है, चलिए अच्छा, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, हर एक बच्चा आसानी से चीजों को समझ सकता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, बुद्धू से बुद्धू बच्चा भी अगर अपने दम पे आ जाए, वो कहे कि हमें ये चीज सीखनी है, पढ़नी है, तो वो पढ़ सकता है। ठीक है, क्योंकि नेचर ने सभी को दिमाग एक जैसा दिया है, बस ये है थोड़े बहुत वेरिएशन मिलते हैं। किसी का दिमाग पढ़ाई में कम चलता है, किसी का अन्य खुरापाती दिमाग होता है, खुरापातों में ज्यादा चलता है, पढ़ाई में कम चलता है, लेकिन हर एक बच्चा जो है इन चीजों को आसानी से समझ सकता है। चलिए बच्चों, अब देखो ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, रेडॉक्स क्रिया क्या होती है तो समझिए। अब हम देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, इससे पहले की क्लास, ये वाली क्लास, इससे आप ये मान के चलें कि फर्स्ट ईयर और इंटर की आपकी तैयारी हो रही है, आपको तैयार किया जा रहा है, प्रिपेयर किया जा रहा है। जब हम कोई बड़ा काम करने के लिए जाते हैं, बड़ा युद्ध करने के लिए निकलते हैं, तो हमें छोटी छोटी तैयारियां करनी पड़ती हैं। तो वैसे ही आप समझ लें कि जब आप फर्स्ट ईयर इंटर पहुंचेंगे तो ये आपकी तैयारी कराई जा रही है। तो आप जब इन सब चीजों के साथ जब फर्स्ट ईयर इंटर में पहुंचेंगे तो आपके लिए वो चीजें काफी सरल हो जाएंगी। आपको सब पता होगा कि अपचयन क्या होता है, ऑक्सीकरण क्या होता है, रेडॉक्स क्रियाएं क्या होती हैं, और अभी हम जानेंगे कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं। बहुत चीजें आपके लिए सरल हो जाएंगी। देखें भाई, ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, देखो वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन करता है और स्वयं का अपचयन रिडक्शन कर लेता है, उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, उसे हम बच्चों क्या कहते हैं, ऑक्सीकारक कहते हैं। अब ऐसे इस बात को समझने, जैसे ये वाली रिएक्शन अभी हमने समझाई थी बच्चों, अब इस रिएक्शन को दोबारा समझें, इसी रिएक्शन में समझा देंगे। जिंक ऑक्साइड और कार्बन की क्रिया, चाहे ऊपर वाली ले लें रिएक्शन, चाहे नीचे वाली ले लें, ठीक है, दोनों लगभग एक जैसी हैं। तो इस क्रिया में बच्चों ये देखो कि यहाँ पर जिंक ऑक्साइड ने अपना ऑक्सीजन दे दिया इस कार्बन को, समझते रहे ना बात। जिंक ऑक्साइड में जिंक ने अपना ऑक्सीजन परमाणु कार्बन को दे दिया, तो जिंक का बच्चों यहाँ पर क्या हो गया, हमने क्या कहा, जब कोई तत्व या यौगिक ऑक्सीजन को त्याग देता है, ठीक है, तो उसका बच्चों क्या हो जाता है, अपचयन। उसका बच्चों क्या हो जाता है, अपचयन। और जो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेता है उसका बच्चों क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। उसका क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण। तो इस रिएक्शन में बच्चों जिंक ने अपने ऑक्सीजन परमाणु को त्याग कर कार्बन को दे दिया, तो जिंक ने कार्बन का क्या करवा दिया, ऑक्सीकरण। जिंक ने कार्बन का क्या करवा दिया, ऑक्सीकरण। तो इसलिए इसको जिंक को यहाँ पर इस कहें, जिंक को इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हम ऑक्सीकारक कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑक्सीकारक। तो ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो अपना स्वयं का क्या करते हैं, अपचयन करते हैं, लेकिन दूसरे का ऑक्सीकरण करवा देते हैं, दूसरे का ऑक्सीकरण करवा देते हैं। तो ऐसे जो पदार्थ यौगिक या तत्व होते हैं वो ऑक्सीकारक कहे जाते हैं। जैसे मान के चलें कि हम जो हैं, हमारे पास ऑक्सीजन थी और हमने वो ऑक्सीजन उठा के आपको दे दी, तो हमने आपको ऑक्सीजन दे दी, हमने आपका क्या करवा दिया, ऑक्सीकरण। तो हम आपके लिए ऑक्सीकारक हो गए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गए, और हमने अपना स्वयं का क्या कर लिया, अपचयन कर लिया। हमने स्वयं का अपना अपचयन कर लिया, रिडक्शन कर लिया। क्योंकि सामने वाले का हमने ऑक्सीकरण करा दिया, इसीलिए हम कहे जाएंगे ऑक्सीकारक, कि हम ऑक्सीकारक हैं भैया, हमने तुम्हारा जो है ऑक्सीकरण करवा दिया, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं बच्चों, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ठीक है, अब जरा उल्टा आप रिवर्स मामला घुमा के देखें इसी बात कि कार्बन ने जिंक से ले ली ऑक्सीजन,
उल्टा देखें आप तो कार्बन ने जिंक का क्या करवा दिया, अपचयन। कार्बन ने जिंक का क्या करा दिया, अपचयन, और कार्बन ने स्वयं का कर लिया ऑक्सीकरण। तो यहाँ पर कार्बन ने काम किया है एज ए अपचायक की तरह, कार्बन ने अपचायक की तरह काम किया है, ठीक है। जैसे आपने क्या किया कि आपके पास ऑक्सीजन नहीं थी, आपने हमसे ऑक्सीजन ले ली, तो आपने फिर हमारा क्या करवा दिया, आपने हमारा तो अपचयन करवाया, तो आप हमारे लिए जो है, ठीक है, आप हमारे लिए अपचायक हैं और हम आपके लिए ऑक्सीकारक हैं, ठीक है। चीजें समझने वाली हैं लेकिन इतना कठिन भी कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। चीजों को हम सही से यहाँ पे डील कर रहे हैं, समझा रहे हैं तरीके से, बशर्ते आप समझे बातों। तो हम आपके लिए ऑक्सीकारक हैं, आप हमारे लिए अपचायक हैं, ठीक है, ऐसे ध्यान रखें। चलिए आइए, बहुत ही सरल कॉन्सेप्ट है, इनको अभी और रिएक्शन देखेंगे। अब समझें कि वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का उपचयन ऑक्सीडेशन करता है और स्वयं का अपचयन कर लेता है उसे ऑक्सीकारक कहते हैं। पहचानने की ट्रिक, जिस पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकलती है या जिसकी ऑक्सीकरण संख्या घटती है, जैसे पर्टिकुलर रिएक्शन में जिंक की घट गई, जिंक से ऑक्सीजन निकल गई, तो वही हमारा क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। जो ऑक्सीकारक होगा उसकी पहचानने की ट्रिक यही है कि उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान घट जाएगा या उससे ऑक्सीजन निकल जाएगी। पुरानी अवधारणा के अनुसार देखोगे तो उससे ऑक्सीजन निकल गई होगी, नई अवधारणा के अनुसार देखोगे तो उसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान घट गया होगा, ठीक। यह दूसरे को ऑक्सीजन दान करता है। तो ऐसे कारक, ऐसे जो एजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। चलें, अच्छा अब आप स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला देखो बच्चों, अपचायक जस्ट इसका उल्टा है। देखो, वह पदार्थ जो दूसरे पदार्थ का अपचयन रिडक्शन करता है और स्वयं का उपचयन ऑक्सीडेशन कर लेता है उसे अपचायक कहते हैं। पहचानने की ट्रिक क्या है, जो पदार्थ ऑक्सीजन को अपने आप जोड़ लेता है या अपनी ओर खींच लेता है या जिसकी ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ जाता है वही जो है अपचायक होता है, वही अपचायक होता है। सब वही बातें हैं, ठीक है, बस देखने के नजरिए हैं, अलग अलग नजरिए से उनको देख रहे हैं, ठीक है। यह दूसरों से ऑक्सीजन छीन लेता है या दूसरों से ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। जैसे उस पर्टिकुलर रिएक्शन में अभी हमने बताया था, ठीक है, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में भी हमने बताया था कि ये जो रिएक्शन हमारी हुई है तो इसमें जो है जिंक जो है अलग हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब यहाँ पर कार्बन का देखो, कार्बन ने भाई जो है यहाँ पर जिंक से ऑक्सीजन को छीन लिया, कार्बन की यहाँ ऑक्सीजन संख्या 0 थी, यहाँ +2 हो गई, तो यहाँ पे कार्बन ने काम किया है एज ए अपचायक की तरह। किसकी तरह काम किया है, अपचायक की तरह, ठीक है। और जिंक का तो फिर उल्टा ही खेल है, ठीक। चलें, अच्छा अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लें, फिर इसकी कुछ और रिएक्शन देखते हैं, तो कुछ उदाहरण में है। बेहतरीन उदाहरण देखो यहाँ पर, इस क्रिया को ध्यान से देखिए जो हमने पहले भी पढ़ रखी है, ठीक है। देखो, कॉपर ऑक्साइड है, कॉपर ऑक्साइड चेंज हो रहा है कॉपर में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बच्चों क्या किया है कि इसकी ऑक्सीकरण संख्या +2 थी, ठीक है। इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या थी बच्चों को पहले कितनी थी, प्लस की, क्या बात है, देखो इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या थी वो पहले प्लस की बच्चों कितनी थी, 2 थी, और यहाँ पे इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ पे 0 थी, यहाँ पे प्लस की 2 हो रही है। तो यहाँ पर बच्चों देखो कॉपर ने क्या किया है, कॉपर ने अपनी ऑक्सीजन को त्याग कर हाइड्रोजन को दे दिया है, ठीक है। तो कॉपर ने जब अपनी ऑक्सीजन को त्याग कर हाइड्रोजन को दे दिया है तो कॉपर ने यहाँ पर काम किया है ऑक्सीकारक की तरह, वो हाँ ऑक्सीकारक की तरह इसने काम किया है कि ये जो है ऑक्सीकारक है। इसने अपना स्वयं का अपचयन किया है लेकिन सामने वाले का इसने ऑक्सीकरण किया है, इसीलिए ये ऑक्सीकारक है। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन ने यहाँ पर ऑक्सीजन ले ली है दूसरे से, इसीलिए इसने जो है अपचायक की तरह काम किया है, स्वयं का ऑक्सीकरण किया है और सामने वाले का बच्चों इसने क्या कर दिया है, अपचयन कर दिया है, ठीक है। चलें, अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें।
देखें अब इस रिएक्शन को वैज्ञानिक विश्लेषण इसका करते हैं। देखो कॉपर ऑक्साइड को अपनी ऑक्सीजन खोकर कॉपर में बदल रहा है, ध्यान से पढ़ना बच्चों, देखना कॉपर में बदल रहा है, चूंकि इसका खुद का अपचयन रिडक्शन हो रहा है, इसकी ऑक्सीजन संख्या का मान भी घट रहा है, नई अवधारणा के अनुसार और पुरानी अवधारणा के अनुसार इससे ऑक्सीजन भी अलग हो रही है, तो इसका क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। इसीलिए क्यूप्रिक ऑक्साइड यहाँ पर ऑक्सीकारक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। अच्छा, इसका ये जो ऑक्सीजन हटा देगा तो ये ऑक्सीजन किसी को देगा, जिसको दे देगा उसका जो है ऑक्सीकरण करवा देगा, इसीलिए ये ऑक्सीकारक है। हाइड्रोजन को देखते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन को ग्रहण करके H2O बना रहा है, चूंकि इसका खुद का उपचयन ऑक्सीडेशन हो रहा है, इसीलिए हाइड्रोजन यहाँ पर अपचायक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो हाइड्रोजन अपना स्वयं का यहाँ पर ऑक्सीकरण कर रहा है, लेकिन जिस तत्व से, जिस यौगिक से ये ऑक्सीजन ले रहा है उस सामने वाले का तो ऑक्सीकरण कर रहा है, इसीलिए वो सामने वाले का मतलब अपचयन कर रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है। तो आप उस रिएक्शन को लिख दें जो हमने रिएक्शन बताई, ये वाली जो रिएक्शन हमने यहाँ पे बताई, और इस रिएक्शन के नीचे आप इसकी लैंग्वेज ये लिख सकते हैं। परीक्षा में आपको, बोर्ड परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। भीड़ से कुछ आगे निकलो। अन्य बच्चे जो अगर थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, ऊपर ऊपर का लिख रहे हैं, किताबी जो है लैंग्वेज लिख रहे हैं, रटा रटाया लिख रहे हैं, तो उनको वही नंबर मिलेंगे किसे पिटे। अगर नंबर ज्यादा चाहिए, ठीक है, टॉपर बनना है और अच्छे नंबरों से मतलब हाई स्कूल की परीक्षा पास करनी है, तो आपको भीड़ से अलग निकलना होगा, चीजों को अलग नजरिए से देखना होगा, अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, रट्टा मार पद्धति से दूर भागना होगा, दूर हटना होगा। रटना नहीं है, समझने पर फोकस करना है, कॉन्सेप्ट को फोकस करना है। ठीक, चले अच्छा स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। फिर इसका एक और उदाहरण है, उस उदाहरण को भी देख लेते हैं। देखो आधुनिक पद्धति के अनुसार देखो यहाँ पर बच्चों जिंक था, ठीक, जिंक पहले जो है इसकी ऑक्सीकरण अवस्था 0 थी, कॉपर था Cu+2 रूप में, आफ्टर रिएक्शन ये हो गया Zn+2 और ये हो गया Cu, मतलब जो है न्यूट्रल हो गया। तो ऐसी कंडीशन में देखो जो ZO है, ठीक है, इसकी ऑक्सीजन संख्या का मान यहाँ पे बढ़ गया, प्लस में हो गया, तो इसका बच्चों क्या हो गया, यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया, इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और Cu+2 जो है वो घटकर 0 पे आ गया, इसकी ऑक्सीजन संख्या का मान घट रहा है, तो इसका बच्चों क्या हो गया, यहाँ पर रिडक्शन हो गया। ठीक, अब यहाँ पर इस नजरिए को ऐसे देखो कि जिंक की ऑक्सीकरण संख्या का मान घट रहा है, जिंक की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ रहा है, सॉरी, जिंक की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर बच्चों ये किसकी तरह काम कर रहा है, ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है। देखो उसने अपने 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा है, ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है। ठीक, और कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या का मान घट रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है एज ए अपचायक की तरह काम कर रहा है, क्योंकि पहचानने की ट्रिक तो हमने वही बताई है, ठीक है, कि अगर किसी तत्व की ऑक्सीकरण संख्या का मान बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो ऑक्सीकारक की तरह काम कर रहा है, और अगर ऑक्सीकरण संख्या का मान घट रहा है तो वो अपचायक की तरह काम कर रहा है। ठीक है, चलें अच्छा, आप ये भी जो है एक उदाहरण सेट कर सकते हैं, ये उदाहरण लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। चलें अच्छा, अब एक बच्चों क्वेश्चन है यहाँ पर डेली यूज का, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पर हमने लगाया है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। देखो बच्चों क्वेश्चन हमारे सामने क्या है कि तांबे या पीतल के घरेलू बर्तनों में दही, छाछ या नींबू का रस रखने से क्यों मना किया जाता है, इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह है उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण होना। ठीक है, चलिए देखते हैं उत्तर। दही, छाछ और नींबू के रस जैसी खट्टी चीजों में प्राकृतिक अम्ल एसिड्स होते हैं। क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। आप ये बात आगे भी जानेंगे क्योंकि हाई स्कूल में चैप्टर है अम्ल और क्षार वाला। कोई भी खट्टी जो पदार्थ, कोई भी खट्टी मतलब जो है खाद्य पदार्थ होता है, तो वो खट्टा इसीलिए होता है क्योंकि उसमें अम्ल होते हैं, एसिड्स होते हैं।
तो उनको आगे जानेंगे। तांबा या पीतल इन अम्लों के साथ तुरंत रासायनिक अपक्रिया उपचयन कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? उपचयन। जैसे अगर हम क्या करेंगे, इन खट्टी चीजों को तांबे या पीतल के बर्तन में रखेंगे तो इन धातु के बने इन बर्तनों का हो जाएगा उपचयन, ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीकरण हो जाएगा, यानी कि रासायनिक क्रिया हो जाएगी। रासायनिक क्रिया हो जाएगी तो हमारी उस पात्र में कुछ जहरीले पदार्थ बनेंगे, टॉक्सिक्स बनेंगे, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं, इसीलिए इनको रखने से मना किया जाता है। उत्तर देखो, ये भी व्याख्या है। इस अपक्रिया के कारण बर्तनों की सतह पे जहरीले लवण यानी कि टॉक्सिक कंपाउंड्स बन जाते हैं, जिससे भोजन का स्वाद बिगड़ जाता है और वह हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक फूड पॉइजनिंग का कारण हो सकता है। इसी समस्या से बचने के लिए बर्तनों के अंदर टिनिंग प्रोसेस कलई की जाती है। क्या की जाती है? टिनिंग प्रोसेस की जाती है। टिनिंग प्रोसेस क्या होती है, इसको हम आगे आने वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। जब किसी धातु की सतह को मतलब संक्षारण से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए उस पर टिन एसएन की जो है कवरिंग की जाती है, तो उस प्रोसेस को हम टिनिंग कहते हैं। ठीक है। इस बात को आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे संक्षारण यानी कि कोरोजन। ठीक है। तो वहां पे ये चीज सही से समझ में आ जाएगी। ठीक है। तो इसीलिए मतलब तांबे और पीतल के बर्तनों में दही है, छाछ वगैरह है, नींबू का रस है, अचार वगैरह है, इन सब चीजों को रखने से मना किया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ बेहतरीन डायग्राम्स लगे हुए हैं। क्यों? क्योंकि ये जो धातुएं होती हैं वो मतलब जो है उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। जो अम्ल होते हैं पदार्थों में उपस्थित, वो अम्ल जो है इनके साथ क्रिया कर लेते हैं, जिससे इनका हो जाता है ऑक्सीकरण। ठीक है। ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण होने से धातु की सतह पर कुछ जहरीले कंपाउंड बन जाते हैं, जिसका सेवन हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। ठीक। चलें, अच्छा इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे अपनी जो है फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लें। चलें, अच्छा बच्चों, तो आज की इस क्लास में हमें इतना ही पढ़ना था। ठीक है। तो आज की क्लास में बच्चों हमने क्या क्या डिस्कस किया है। एक तो हमने रेडॉक्स अपक्रियाओं के बारे में जाना कि वे रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें एक तत्व का ऑक्सीकरण तथा एक का अपचयन होता है, तो ऐसी अपक्रियाएं रेडॉक्स अपक्रियाएं कहलाती हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि वे अपक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण तथा अपचयन साथ साथ होते हैं, तो इन्हें हम रेडॉक्स रिएक्शंस कहते हैं। बेहतरीन उदाहरण हमने यहाँ पे जाने। ठीक है। उसके बाद हमने जो है ऑक्सीकारक और अपचायक को भी समझा कि ऑक्सीकारक क्या होते हैं, अपचायक क्या होते हैं। तो एक बार फिर देख लें, ऑक्सीकारक वे होते हैं वे तत्व या वे यौगिक जो सामने वाले का ऑक्सीकरण करा दें, उन्हें ऑक्सीकारक कहते हैं। और जो मतलब जो है दूसरे का मतलब अपचयन करा दे, उनको हम क्या कहते हैं? अपचायक कहते हैं। जो सामने वाले का ऑक्सीकरण कराते हैं वो अपना करते हैं अपचयन, और अपचायक सामने वाले का अपचयन कर रहे हैं तो अपना स्वयं का करेंगे ऑक्सीकरण। ठीक है। तो ये बहुत ही मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट थे। ये आपके फर्स्ट ईयर और इंटर में मतलब जो अनिवार्य रूप से काम आएंगे, बेसिक चीजें हैं, केमिस्ट्री की ABCD है, जनरल कॉन्सेप्ट है। तो इनको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप इनको नहीं जानेंगे तो आपको आने वाले समय में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी जल्दी, आपको दिक्कतें होंगी। जब समझ नहीं आएंगे तो आपको फिर पढ़ाई बोरिंग लगेगी। तो जुड़े रहें हमारे साथ प्रॉपर। ठीक है। नोट्स को बनाते रहें। बाद बाकी आप लोगों को जो क्या करना है वो तो आप जानते ही हैं। हमारा जो काम है वो तो हम जो है करके दे ही रहे हैं, तो कर ही रहे हैं। ठीक है। आप लोगों का जो काम है वो भी जो है बखूबी करते रहें, प्रॉपर नोट्स बनाते रहें, कंसिस्टेंसी को बरकरार रखें, रेगुलर वीडियोस देखें। किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके अवश्य पूछें। चलिए, अच्छा, मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हुए। धन्यवाद।